हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जब भी पूरी एडवोकेट बहस कर लेते हैं तो एट लास्ट हम सिंक्रोनाइज वीडियो लेकर आते हैं शाम में डिटेल में, और पूरी चीज़ों को हिसाब से जांच के परख के आप लोगों के सामने रखते हैं। तो दोस्तों, आज की जो बहस है वो फाइनली पूरी हो चुकी है। इन शॉर्ट पहले बताऊंगा कि होगा क्या। कल की डेट में दोस्तों फिर से आफ्टर मिसलेनियस केसेस ये मैटर सुना जाएगा, और कल दोस्तों क्रॉस आर्गुमेंट का टाइम है। जी हाँ दोस्तों, क्रॉस आर्गुमेंट कल होंगे। आज हर एक पक्ष को सुनने का प्रयास किया गया है और लगभग लगभग सभी ने बोल लिया है। क्योंकि पहले बीएड के एडवोकेट्स ने अपना पक्ष रखा, फिर बीएसटीसी के एडवोकेट अपना पक्ष रख रहे थे। राजस्थान से मनीष सिंघवी जी ने काफ़ी लंबी बहस की, और फिर इसके बाद कपिल सिब्बल साहब आए, और इस प्रकार से पटेवालिया साहब ने भी बीच बीच में एमएचआरडी और एनसीटी को प्रोटेक्ट किया। क्योंकि एमएचआरडी से देखा जाए तो जो एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम थी वो आज किन्हीं कारणों बस प्रेजेंट नहीं हो पाई, लेकिन जो एनसीटी की एडवोकेट हैं उन्होंने थोड़ा बहुत जो है पक्ष रखा है। वो कई जगहों पर निरुत्तर हो जा रही थी, तो ऐसे में जो कंप्लाइंसेस हैं उनको पूरे करने के लिए पटवालिया साहब ने असिस्ट किया। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक चीज़ को देख लेते हैं। दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए तो बहस की शुरुआत मनीष सिंघवी साहब से होती है, क्योंकि कल ये अपना पक्ष रखने वाले थे। और कल जो है आर्गुमेंट पूरे होने के बाद से नंबर था बीएसटीसी का, तो बीएसटीसी की तरफ से मनीष सिंघवी साहब ने बोलना शुरू किया। और शुरू में तो वो पूरी तरीके से जज साहब को एक तरीके से कह लें कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे तथ्य थे एनसीटी की पावर्स को लेकर, सेक्शंस को लेकर, सब सेक्शंस को लेकर काफ़ी लंबी बहस की गई, और उनका जो कह लें कि निचोड़ है वो यही कहना था कि एमएचआरडी ने ये एनसीटी ने खुद से डिसीजन नहीं लिए हैं, ना इसके लिए कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, ना ही प्रॉपर इसकी इंस्पेक्शन के बाद डिसीजन लिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इशारों प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो भी एनसीटी ने पावर्स का इस्तेमाल करना था उनको किया नहीं गया है, और केंद्र सरकार के इशारों पर, उनके कहने पर इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में संशोधन कर दिया, जो कि अनलॉफुल है, ये पूरी तरीके से परमिशिबल नहीं है। और उन्होंने ये भी पक्ष रखा कि डीएलएड के कैंडिडेट्स को सिर्फ 1 to 5 में ही मौका मिलता है बीएसटीसी के कैंडिडेट को, जबकि बीएड वालों को 6 to 12 में मौका मिलता है। इस पर क्रॉस आर्गुमेंट भी हुआ, पीएस पटवालिया साहब की तरफ से आर्गुमेंट हुआ कि डीएलईडी जो कैंडिडेट हैं, डीएलएड कैंडिडेट, उनको 6 to 8 में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। खैर, इस बात को नोट डाउन भी किया गया है। अब दोस्तों मेन बात आती है कि इसके बाद से एनसीटी से जवाब मांगा गया कि क्या कोई आपने कमेटी डिसाइड की थी, क्या आपने प्रॉपर इसकी जो है इंस्पेक्शन की है, और उस कमेटी के अनुशंसा पर आपने निर्णय लिया है, क्या ये बात सही है या नहीं है। तो इस पर एनसीटी ने कहा कि हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसी ने डिसाइड किया है, तब जाके हमने जो है फाइनल गजट निकाला है एनसीटी की तरफ से। 20 जून 2018 की बात बताई गई, और इस पर जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हम ओरल कोई चीज़ नहीं मानेंगे, आप एक रिटन सबमिशन जो है एफिडेविट के फॉर्म में दीजिए कि आपने आफ्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग कमेटी ये डिसीजन लिया हुआ है। खैर, एक चीज़ तो यहाँ से स्पष्ट हो गई है कि जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको डिसाइड करने का पावर एनसीटी के पास है, लेकिन इन पावर्स का इस्तेमाल किस ढंग से हुआ है इस पर मेन बहस आज सेंट्रलाइज्ड रही है। और साथ ही साथ कपिल सिब्बल साहब ने जब बोलना शुरू किया है तो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशंस पर जाकर मामले को अटकाया है। दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए मिनिमम क्या रखते हो। मिनिमम मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो डीएलएड है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, जबकि मैक्सिमम वाला अब ये नहीं है कि कोई पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है। हायर क्वालिफिकेशन तो बहुत सारी हैं, बीटेक है और भी बहुत सारी, एमटेक हो गया। तो क्या एमटेक वाला आके प्राइमरी में पढ़ा सकता है?
वो भी तो एक हायर क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए है वो जो है एनसीटी ने डिसाइड किया है वो डीएलएड है। डीएलएड को ही मिनिमम क्वालिफिकेशन माना गया है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीएड कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफिकेशंस हैं और वो 6 to 12 में जा सकते हैं, और जबकि जो प्राइमरी के लिए प्रेस्क्राइब्ड है वो डीएलएड के ही कैंडिडेट्स हैं। एक बात पर उन्होंने और फोकस किया है, हालांकि मिनिमम क्वालिफिकेशंस पर बोलने के लिए जज साहब ने पीएस पटवालिया साहब से भी तर्क लेने के लिए कहा है कि आपका क्या कुछ कहना है। तो इसमें पीएस पटवालिया साहब ने कहा है कि एक शब्द को पकड़ करके घुमाया जा रहा है और मैटर को डाइवर्टेड किया जा रहा है। मिनिमम जैसी कोई चीज है ही नहीं है। जब हमारे पास बीएड ऐसे मतलब कैंडिडेट्स हैं जो डिग्री होल्डर हैं, और जो कह लें कि डीएलएड है वो डिप्लोमा होल्डर है, और जो हायर क्वालिफिकेशन वाला है मतलब डिग्री जो एक्वायर कर रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। तो इस प्रकार से घुमाने का प्रयास हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर से रिवर्टेड हुए हैं। कपिल सिब्बल साहब अपने आर्गुमेंट्स के दरमियान कई बार आकर के मिनिमम क्वालिफिकेशंस पर आए हैं और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस इक्वल टू डीएलएड, नॉट इक्वल्स टू बीएड। तो ये मामला हुआ है। और फिर इसके बाद आए हैं मिनिस्टर साहब के उस लेटर पर जो एमएचआरडी की तरफ से लिखा गया था, और जिसके आधार पर देखा जाए तो ये डिसीजन हुआ है, एनसीटी ने गाइडलाइंस में सुधार किया है। तो फाइनली कपिल सिब्बल साहब ने स्ट्रक किया है कि कोई एक मिनिस्टर नहीं डिसाइड कर सकता है रूल को, और किसी मिनिस्टर के कहने पर आप एक स्वायत्त संस्था जो है, जो नियमों को बनाती है, जो रूल्स को डिटरमिन करती है, तो वो एक मिनिस्टर के डिसीजन के आधार पे आगे नहीं बढ़ सकती है। और ये मिनिस्टर नहीं डिसाइड कर सकता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिस्टर ऐसा डिसाइड नहीं कर सकता है कि 1 to 5 के लिए डीएलएड वाले वैलिडेट करेंगे या बीएड वाले वैलिडेट करेंगे या ब्रिज कोर्स हो या कुछ भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार की चीज़ें रही हैं। ये काफ़ी वजनदार आर्गुमेंट रहा है। और दूसरा देखा जाए तो मामला ये आया है कि फाइनली उन्होंने पेडागोजिकल इशू को लाया हुआ है कि 1 to 5 में पढ़ाने के लिए डीएलएड के पास स्पेशल कोर्स है। और देखा जाए तो बाल विकास जो हम पेडागोजी आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें बाल विकास से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो डीएलएड के कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण के दरमियान पढ़ाई जाती हैं, जबकि बीएड के कैंडिडेट को देखा जाए तो 6 to 8 या उससे हायर के स्टूडेंट को पढ़ाने के अनुभव दिए जाते हैं। तो कैसे कोई अपर वाला लोअर वाले लेवल के स्टूडेंट को डील कर पाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारे फाउंडेशन जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। तो हम उनके लिए जब ऑलरेडी क्वालिफाइड टीचर्स मतलब एक्वायर किए हुए जब हमारे पास कैंडिडेट हैं, उन्होंने उदाहरण दिया है बीएसटीसी का, 5 से 6 लाख बीएसटीसी ऑलरेडी हमारे पास इतने ज़्यादा हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को लेने की जिनके पास की मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और साथ ही साथ जो पेडागोजिकल इशू होना चाहिए, पेडागोजिकल एक प्रकार से टैक्टिक्स होनी चाहिए, वो भी बीएड के पास नहीं है। बशर्ते उनको एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा तब जाके वो इनके बराबर आएंगे। तो उन्होंने यहीं पर चीज़ों को समेटा है कि कुल मिलाकर जब हमारे पास ऑलरेडी लॉट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं बीएसटीसी के, तो हमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवीएस का उदाहरण दिया है कि केवीएस के केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि केवीएस ने भी लेटर लिखा था कि उसको रिक्रूट करने के लिए
डीएलएड के कैंडिडेट मतलब पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने बीएड को लिया है। लेकिन यहाँ जो सूरतें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो अलग हैं और विभिन्न स्टेट की तस्वीरें अलग हैं। केवीएस के मतलब परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बातें केवीएस तक लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन केवीएस की चीज़ें हर एक राज्य में वेरी करें या हर एक राज्य उनको माने या हर एक राज्य में वैसी कंडीशन होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स का भी उदाहरण दिया है कि डिफरेंट स्टेट जो हैं वहाँ भी नंबर ऑफ जो अवेलेबल कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी हैं, तो बीएड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ से आरटी एक्ट को भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया है कि आरटी एक्ट में भी साफ तौर पर क्या कुछ दर्शाया गया है, और आरटी एक्ट के तहत उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई पावर नहीं दिया गया है केंद्र सरकार को कि किसी स्वायत्त संस्था को वो निर्देशित करें। ये बात कुल मिला के हुई है। तो ये सारी जो बहस है, एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी टेक्निकल कुछ दोस्तों बहस भी हो जाती हैं, जो मेरे भी समझ से नहीं मतलब क्रॉस आउट जाएंगी, क्योंकि सेक्शंस हैं, उसके सब सेक्शंस हैं और भीतर तक जाते हैं, एडवोकेट्स हैं। तो कुल मिलाकर जजेस ने भी इसमें काफ़ी कुछ आर्गूमेंट किए हैं, लेकिन होल सोल एक जो ओवरव्यू है पूरी बहस का, वो आपको दोस्तों प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ से देखना ये दिलचस्प है दोस्तों, जज साहबान भी पूरी तरीके से परेशान दिखते हैं, क्योंकि ये मैटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है और इस मैटर में 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं और लंबे लंबे समयावधि तक ये मैटर सुना गया है। अब इसको तीसरे दिन के लिए शिफ्ट किया गया है, कल भी इस मैटर को सुना जाएगा और ये ऐसा मैटर होता जा रहा है जो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कल इसमें जब क्रॉस आर्गुमेंट होंगे तब इसकी बहस और लंबी खिंच सकती है। अब ये तो कल का दिन बताएगा कि क्रॉस आर्गुमेंट में ये मामला कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ से ये डिसाइड होता है। तो फाइनली देखते हैं दोस्तों कल का दिन कैसे रहने वाला है, लेकिन ये मैटर अवश्य ही बहुत दोस्तों देखा जाए तो अब इसकी पेचीदगी समझ में आ रही है, जजेस भी समझ रहे हैं और साथ ही साथ एनसीटीई देखा जाए और एमएचआरडी, ये दोनों पूरी तरीके से यहाँ पर कहा जाए तो एनसीटीई कुल मिलाकर उतनी जोरदारी से पक्ष को नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि पूरा दारोमदार है तो वो एनसीटीई के ऊपर है, लेकिन एनसीटीई के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उतने अच्छे ढंग से चीज़ों को नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने के लिए मिला है दोस्तों। अब देखते हैं कि कल की डेट में यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें वेरी करने वाली हैं। एनसीटीई ने सिर्फ एक लाइन में हर एक चीज़ों को समेटने का प्रयास किया है कि हमारे पास पावर्स हैं और हमने पावर्स के अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को किया हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं कल के दिन में क्या कुछ होता है, तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके और सभी लोग रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।